बहुत धन्यवाद। और क्षमा कीजिएगा, मुझे देर हो गई आने में, और मैं डॉक्टर दिनेश सिंह का व्याख्यान मिस कर गया। और लेकिन डॉक्टर हजारिका, फिर डॉक्टर खान, और फिर सिंघल साहब, आप लोगों ने इतने सारगर्भित व्याख्यान दिए। और हम भी, अब हमने तैयार तो किया था ये अंग्रेजी में, लेकिन हम भी सोच रहे हैं हिंदी में बोलेंगे कि ज्यादा ऊर्जा रहती है इसमें, तो हिंदी में। और अनिल, बहुत धन्यवाद वो संस्मरण याद दिलाने के लिए, और बहुत कृपा की थी आपने, घर पे जाके हमारे बता दिया था कि हम भी अनशन पे बैठ गए हैं। और आक्टा को भी बहुत धन्यवाद हमको बोलने का अवसर देने के लिए। आक्टा के बिहाफ पे एक बार, ये 35 साल पहले हम भूख हड़ताल पे भी बैठ चुके हैं, क्योंकि उस समय हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस नहीं दे रही थी यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए हम लोग बैठे थे। तो भूख हड़ताल उसी दिन टूट गई थी, लेकिन कि मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, कई और लोग भी थे, तो सभी थे। तो लेकिन सर ये आपको वादा बता दें किया। कि आपका वो अनशन सफल हो गया, और हम लोग अपनी लड़ाई में सफल रहे, और पीजी भी मिल हाँ गया, हाँ रिसर्च भी मिल गया। हाँ, वो पता चला हमें कि वो जो कि वो वादा यूनिवर्सिटी ने 3 दशक के बाद निभाया, लेकिन निभाया सर तो। सिर्फ अभी अच्छा, 4 एक साल, छोटा, अभी सर सिर्फ 4 साल हुए हैं सर। हाँ, लेकिन वो हम लोग के अनशन के तो 30 बरस से पहले हो चुका था ना। जी जी जी। अच्छा, तो मैं एक प्रयास में ये करने चल रहा हूँ कि मैं जल्दी से, अगर अगर संभव हो सकेगा इसमें, तो मैं देखूं हमारा अगर पावर पॉइंट ये दिखा सके तो। हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, हो देखिए जाएगा। देखिए, हो जाए तो अच्छा ही है। हाँ, प्रेजेंट, हाँ तो प्रेजेंट। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? अब कह तो रहा है कि मैं अभी प्रेजेंट में नहीं सर आया सर। सर अभी आ जाएगा हाँ, सर, आ गया, अभी आ आ रहा। जाएगा, वो प्रक्रिया में आ गया, है। यस आ सर, गया, यस बहुत अच्छा, बढ़िया। आ गया। तो अभी असल में हम बात करते करते, जब जब वो बात हुई, डॉक्टर दिनेश सिंह बोले कि एजुकेशनल, हम सुन तो नहीं पाए, लेकिन आप लोगों ने रिकॉल किया कि एजुकेशन इज अ पर्सनल जर्नी, तो हम बहुत तेजी से हमने फिर अपना पावर पॉइंट रीऑर्गेनाइज किया। और एक चीज जो मैंने ईसीसी में बोली थी, एक वो चित्र मैं लेता आया, ये देवी सरस्वती का है। और इसमें मैंने पहले भी दिखाया था ईसीसी वाले सेमिनार में कि ये यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे ये बहुत ही ऊंची और बहुत खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई है। और इसमें अच्छी चीज, हाँ, इसमें मुझे एक बहुत ही एक टचिंग चीज ये लगती है कि देखेंगे, अब आगे ही नहीं बढ़ रहा है, देखिए, नहीं आ गया, कि इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, उसने अपने दूतावास के सामने ये प्रतिमा लगाई हुई है कि देवी सरस्वती हैं, और उसमें आगे पूरा वर्णन है कि वो गॉडेस ऑफ लर्निंग है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब अच्छा, भाई, सरस्वती जी के चित्र से हम लोग कोई भी व्याख्यान शुरू करें। तो मुझे जो शीर्षक दिया गया था, और वो ये था कि ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर बोलने का। और मैं अधिकतर अपने अनुभव पे ही बोलूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि श्रोताओं की संख्या घटती चली जा रही है। तो हमारे बाद भी एक वक्ता हैं, तो उनके लिए भी कुछ श्रोता बचने चाहिए। तो मैं जितनी जल्दी हो सकेगा मैं खत्म करूंगा अभी। तो ऑनलाइन लर्निंग, तो मैंने बादल दिखाए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि वो एवरीथिंग इज इन द क्लाउड्स, ऐसे बात करते हैं लोग। तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए जो मेरा विचार है कि जस्ट हैव द विल, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। ये जगह मुझे टहलने के लिए बहुत पसंद है, हमारे घर के पास है, तो मैं यहाँ तस्वीरें वगैरह लेता रहता हूँ। तो जब हम ऑनलाइन लर्निंग की बात करें, तो जो विल की बात होती है ना, इच्छा की बात होती है, तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये अल ख्वारिज़मी। ये उनकी प्रतिमा लगी है उज्बेकिस्तान में। तो अल ख्वारिज़मी का नाम आता है, उनकी किताब जो थी, एक जो उन्होंने पहली किताब लिखी थी, वो थी किताब अल जाम वल तफरीक बिहिसाब अल हिंद। उच्चारण हो शायद मैं ठीक कर रहा हूँगा। तो ये द बुक ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर एंड सेपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशंस। तो उस समय जो व्यापारी लोग होते थे, वो अपना व्यापार के थ्रू यहाँ से लिटरेचर जाता था मिडिल ईस्ट, वहां से यूरोप गया। तो उन्होंने एक और किताब लिखी थी, अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जबर वल मुकाबला, और जिसमें था कि
कैसे हम समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये अलजेब्रा से ही अलजेब्रा आया है और एल्गोरिदम भी यहीं से क्रिएट हुआ है। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि ये ऑनलाइन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा ये बस विल की बात है। अदरवाइज तो आपको पता है कि ये दो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियंस हैं, बहुत महान गणितज्ञ 20वीं सदी के, रामानुजन और हार्डी। और रामानुजन बेचारे अपने स्टेशनरी ला करके अपने ऑफिस से उसके पीछे अपने कैलकुलेशंस करते थे और फिर कैम्ब्रिज में हार्डी साहब थे तो उनको भेजते थे। तो इनका कैसा कनेक्शन हुआ, तो ये सब एक विल की बात है और रास्ते हैं। इसका मैं कहना तो आसान है कि रास्ते हैं, लेकिन वो रास्ते क्या हैं। और ये बिल्डिंग इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहीं से हमारा डिस्टेंस लर्निंग पढ़ाने का काम शुरू हुआ करीब 20 साल पहले। कि मैं यहाँ एक मिजूरी प्रांत से आया था, इसमें मैरीलैंड में। तो जब मैं मैरीलैंड आया तो अच्छी तनख्वाह पे आया था अपने कॉलेज में, लेकिन हमने देखा कि उस समय डॉलर और रुपए का भाव चाहे जो हो, मिजूरी और मैरीलैंड में वही डॉलर एकदम से डिफरेंट हो जाता है। तो जब मैंने देखा कि नहीं खर्चा चलेगा एक कॉलेज की कमाई से, तो मैंने इन लोगों से एक्स्ट्रा काम मांगा। तो इन लोगों ने मुझे एडजंक्ट प्रोफेसर बना दिया। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड यूनिवर्सिटी कॉलेज तब कहलाता था। और ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी, बहुत ही लीडिंग यूनिवर्सिटी उस समय थी डिस्टेंस एजुकेशन के मामले में। तो उन लोगों ने कहा कि हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रमोट करने जा रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करेंगे? हमने कहा जरूर, हम आपको सिखाएंगे। तो ठीक है भाई, उन्होंने वो सिखाने को तैयार हो गए, हम सीखने को तैयार हो गए। उस जमाने में यहाँ अमेरिका में भी इतना ज्यादा नहीं था डिस्टेंस लर्निंग का प्रसार जो इस समय आप देख रहे हैं। और ये मेरा फुल टाइम जॉब था। तो उसके बाद हुआ ये कि मेरी विभागाध्यक्षा मुझसे बोली, तुम वहां UMUC में पढ़ा रहे हो तो हम लोगों के लिए भी डिस्टेंस लर्निंग का शुरू करो। तो हम जो है अपना भाई शुरू कर लिया। वो जमाना था, पता नहीं आप लोग तो बहुत यंग लोग हैं, पता नहीं होगा, उस समय ये इंटरनेट जब हुआ करता था बहुत ही बेसिक लेवल पे हुआ करता था। तो वहां से जब शुरू हुआ पढ़ाना तो हमने देखा कि अब आज के जमाने में अगर हमारे अंदर इच्छा होगी, मतलब हम संकल्प लेंगे, तो रास्ते बहुत हैं। और शुरू हम करते हैं इसमें। और उसके बाद मुझे फायदा डिस्टेंस लर्निंग से ये हुआ कि मेरे माता पिता का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, मुझे इलाहाबाद बहुत रहना पड़ता था। और तकदीर हमारे आगे आगे चल रही थी। अच्छाई ये थी कि मैं करीब 2002 से 2004 के बीच में इलाहाबाद में ही इतना अच्छा ब्रॉडबैंड इंटरनेट आ गया कि मैं माता पिता के साथ अपने बहुत ज्यादा समय भी खर्च कर सकता था और अपना काम भी कर सकता था। तो उसके बाद अब खैर मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब मैंने किया और करने का प्रयास किया उसमें इन 20 साल के दौरान। और अब हम आते हैं इस 20 साल की जर्नी के बाद कि अब आज क्या है। तो आज ये हमारा वर्क डेस्क है जिससे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 3 कंप्यूटर 5 स्क्रीन है। भारत में भी बहुत लोगों के पास है, बहुत शिक्षाविदों के पास है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रास्ता है आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा और इस तरीके से मैं अगर अज्यूम करूंगा तो ये होगा कि हम यथार्थ से जो है दूर भागेंगे। तो अब हालत ये कि कई लोगों के पास तो ये तो मेरी जरूरत है, तो चाहे और खर्चों में कटौती करनी पड़े, लेकिन इसमें मैं कटौती नहीं करता हूं। लेकिन अब चीज ये है कि हम लोगों के यहाँ अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार, हम लोगों के यहाँ से मतलब हमारे दो हम लोगों के यहाँ, एक तो अमेरिका है और दूसरा भारत है। तो हमारा कहने का मतलब है कि भारत में समृद्ध परिवारों में भी देखिए तीन बच्चे एक कंप्यूटर अभी शेयर कर रहे हैं। तो इसमें रास्ता कैसे निकलेगा, हम लोग कैसे इस तरीके से दूरस्थ शिक्षा के लिए या डिस्टेंस या ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने चलें, क्या संसाधन हैं। तो वो तो हम लोगों ने देखा कि उन विद्यार्थियों की वो जो अच्छे घर में रह रहे हैं विद्यार्थी, यानी कि सुविधापूर्ण घरों में रह रहे हैं, वो मेरा मतलब था। तो
मैंने कह तो दिया कि देयर आर वेज, और यथार्थ ये है कि अगर हमने देखा ये इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, हम जल्दी जल्दी देख रहे थे कि स्थिति क्या है और नई शिक्षा नीति में क्या सरकार के संकल्प हैं। क्योंकि हमें याद है 2012 में मैं गया था तो एक सरकार वहां जीती थी जिसने उत्तर प्रदेश में सबको लैपटॉप देने का वादा किया था। तो अब वो वादा कितना पूरा हुआ उसका तो बहुत बहुत एविडेंस दिखाई नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी ये देखिए कि ये जो यथार्थ है कि 74% लोगों के पास 74% विद्यार्थी वो कंप्यूटर यूज करना भी नहीं जानते हैं। तो अब और इसमें हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, और 75% के पास अपने घर में इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। और अब ये सारा अभियान शुरू हुआ है कि नई शिक्षा नीति का, और उसमें ये हुआ कि चारों तरफ ये बंद हो गया। यानी कि कोविड का जो शटडाउन हुआ, भारत में भी हुआ, अमेरिका में भी हुआ, सब जगह हो गया। तब उसमें और विद्यार्थियों को कैसे शिक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिनकी बढ़ने पढ़ने की उम्र है उनके लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। और हमें मालूम है स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, सब होते रहते हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई तो चलती ही रहती है। तो ये यथार्थ है। और उसके बाद फिर देखा ये कि जैसे है 75% के पास कोई भी इंटरनेट घर पे नहीं है, और कंप्यूटर की ओनरशिप अभी भी काफी ज्यादा लोग ऐसे जिनके पास नहीं है। और जिनके पास है वो मैं ये देख रहा था कि ये इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की तस्वीर है, तो ये दिखा रही कि श्रीनगर में एक बच्ची नोट्स ले रही है, और ये कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान घर में बैठी हुई, और ये शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो आप देखिए बच्ची के पास तो लैपटॉप है, और जो टीचर हैं उनके पास भाई वो बोल रहे हैं, और विद्यार्थी नोट्स ले रहे हैं, और शिक्षक को पढ़ाना पड़ रहा है एक नोटबुक से। वो लग रहा है लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये लोग जल्दी जल्दी नोट्स ले रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों का तो ये व्याख्यान आप लोग पोस्ट कर देंगे इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, लेकिन लगता है कि उसको बच्ची को, जो छात्रा है यहाँ पे जो लिख रही है, उसको ऐसा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होगी, ऐसा लग रहा है। तभी देखिए इस तरीके से लिखती चली जा रही है, और यहाँ पे पेपर के माध्यम से शिक्षक बोल रहे हैं। और शिक्षकों की भी मजबूरी है कि शिक्षक किस परिस्थिति में बोल रहे हैं। तो आप ये देखिए, ये तो अप्रैल 21 की तस्वीर है कि ये एक शिक्षक पेड़ पे बैठे हैं सिग्नल पाने के लिए। ये और देखिए ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, और ये रिसेंट है 19 अगस्त की है, कि ये एक टीचर जो है जैसे इसमें बोल रहे हैं कि अ टीचर एट धड़गांव विलेज, ये महाराष्ट्र का है, वो स्मार्टफोन पे अपना उससे पढ़ाने के लिए बोर्ड यहाँ लगाए हैं। उनके पास असिस्टेंट्स बहुत हैं, एक मामले में लकी हैं ये कि वो देखिए स्मार्टफोन से उनका वो एंगल ले रहा है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है, तो ऐसे पढ़ाना चाह रहे हैं। तो अब देखने में तो थोड़ा आप ये देखिए डिटर्मिनेशन लगता है ना। तो ये डिटर्मिनेशन है पढ़ाने वालों का। अब पढ़ने वाले कितने उनको सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि उनका उनसे संपर्क हो पा रहा है कि नहीं। अब चीज ये है कि जब सरकार किसी चीज का बीड़ा उठाती है, जैसे कि अब अंडमान निकोबार में भी पहुंच गया है ब्रॉडबैंड इंटरनेट, अभी रिसेंटली देखा कि वहां, तो ये सब काम सरकार कर सकती है। फिर अब जैसे बताया कि अब 6% ऑफ द जीडीपी खर्च होगा शिक्षा के मामले में, तो मेन चीज है सुविधाएं देना। क्योंकि एक चीज तो है ही है कि देखिए इनका संकल्प, या इसके पहले ये जो पति साहब हैं देखिए वो जा करके अपना मचान बना के यहाँ से हिस्ट्री पढ़ाते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का में निकला था। और ये जो है, और ये तस्वीर महाराष्ट्र की है। लेकिन अब चीज ये कि ये जमाना जब हम पढ़ाते थे ऐसे कि हम पढ़ा रहे हैं, पोडियम पे खड़े हैं और लोग सुन रहे हैं, ये तरीका
सैकड़ों साल पुराना है, क्योंकि उस जमाने में था ये, जो मैंने सुना, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ इसका, कि ये पहले इस तरीके से लोग पढ़ाते थे कि सारे क्लास में लोग बैठे हैं और पोडियम पे प्रोफेसर साहब खड़े हैं किताब खोल करके और वहां से पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि उस समय होता ये था कि खाली प्रोफेसर के पास ही किताब हुआ करती थी और लोग खाली नोट्स लेते थे। तो ठीक है, वो प्रिविलेज है प्रोफेसर के पास, लेकिन आज तो जमाना है नहीं। अब तो किताब जो है हाथ में, पेपर वाली किताब भी 20-25 साल के बाद नहीं दिखाई पड़ेगी लोगों को। सब लोग अपना सब कुछ वर्चुअली ही देखते हैं। तो ये तरीका बदल रहा है और इस बदलने के उसमें अब हम सरकार की नहीं बात करेंगे, एनजीओस की भी नहीं बात करेंगे। हमारा तो ये है कि जो वो डॉक्टर दिनेश सिंह वाला था कि एजुकेशन इज अ पर्सनल जर्नी, तो हम सब अपने पर्सनल लेवल पे ही रहते हैं, क्योंकि हम तो 43 साल से मतलब अपना एक धरती के लेवल पे हैं। इंस्ट्रक्टर से ऐसे शुरू किया था, आज भी हम इंस्ट्रक्टर हैं, मतलब तब भी पढ़ा रहे थे जिस लेवल पे थे, अब भी हमारा ओहदा वही है जो 43 साल पहले था और जिसको मैं एंजॉय करता हूं। तो उसका ये कि हमारे साथ कि हम कैसे चलें और हम कैसे काम करें। तो चीज ये है कि पहली चीज तो ये कि अगर हम बोलेंगे, जैसे अभी अगर हम 20-22 मिनट के ऊपर चले जाएं तो करीब करीब सबका अटेंशन हम लूज कर जाएंगे। जनरली ये होता है कि एक समय में थोड़ी ही देर का आदमी फोकस कर पाता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा है तो अब ये है कि भाई ठीक है, हम दूसरी चीजें स्लाइड ले आए कि कुछ उसके माइंड को डाइवर्जन मिले, कि बजाय इसके हामी को बोलते देख रहे हैं आप। तो उसमें ये है कि अब जो हम बोलते चले जा रहे हैं और विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसने कहा इसको फिर से बोलिए, तो हमने वही फिर बोल दिया। अब धीरे धीरे उसका समय खत्म हो रहा है और तरीके दूसरे आ रहे हैं। और अब ये मैं अपनी एक तस्वीर ऐसे ही प्रोजेक्ट कर दी हमने, क्योंकि एक मामले में मैंने ये इवन क्रिश्चियन कॉलेज में भी कहा था कि ये जो कोरोना वायरस के कारण जो शट डाउन हुआ, तो शट डाउन में क्या हुआ कि आप देखें कितने लोगों का रोजगार चला गया, ज्यादा गरीब लोगों के ज्यादा रोजगार गए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो भार आया वो आया यंगर लोगों पे, जिनको कि कोरोना इस कोरोना शटडाउन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और उनके साथ क्या था कि उनको अगर कोरोना वायरस संक्रमित करता है तो वो बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में वो लोग ठीक हो जाते हैं। और बेनिफिशियरीज कौन है? हमारे जैसे लोग जो 65 बसंत देख चुके हैं, हमको हार्ट कंडीशन भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। तो ये सारे शटडाउन किसको बेनिफिट करने के लिए किया गया? हमारे ऐसी सीनियर पॉपुलेशन के लिए। तो इसमें हम कर क्या सकते हैं? क्योंकि अब लगता है कि ये जिंदगी पे कर्ज लगता है कि देखिए अभी जैसे भारत को ही देखिए, अधिकतर आबादी यंगर है, सब कुछ बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जाहिर है कि एक सीनियर पॉपुलेशन की रक्षा करनी है, जो कि जिसके ऊपर इस कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा था। तो अब जिंदगी लगता है ये कि एक जिम्मेदारी है कि अब हमारे जैसे हम अपनी बात करेंगे कि अब ये कहा जाएगा कि अब हमारा भाई उत्तरार्ध वाला और सूर्यास्त की तरफ का जीवन है, उसको नए सनराइज में कैसे हम कन्वर्ट करें। तो वही जो रास्ते बहुत हैं उसको बताया बहुत संक्षेप में जा सकता है। जैसे एक रास्ता ये है, अब कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, एक जमाने में टीवी चैनल हुआ करता था। जब 1984 में इलाहाबाद में पहली बार दूरदर्शन प्रोग्राम हम लोग देख सकते थे, एक ही चैनल था दूरदर्शन बस। अब आप देखिए कि हर एक व्यक्ति दुनिया का अगर चाहे तो अपना चैनल शुरू कर दे सकता है। तो जैसे ये हमने अपना चैनल शुरू किया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसके ऊपर हम उसका इंट्रोडक्शन, अपना लेक्चर डाल देते हैं। तो विद्यार्थी का काम है कि विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन लेगा, अगर नहीं सुना है किसी भी वजह से तो हमको पता चल जाएगा। पता इसलिए चल जाएगा, और उसके भी हम बताएंगे बहुत तरीके हैं। भाई अमेरिका में तो बहुत सुविधा है, और जिस प्रांत में हम रह रहे हैं, जिस काउंटी में है, वो बहुत अमीर काउंटी है, तो यहाँ और सुविधा है कि आपके लिए कुछ भी ले दिया जाएगा कि हम इंस्टेंटली चेक कर देंगे।
तो हम आपके पास आपको दिखाने चलेंगे कि फ्री सुविधाएं क्या हैं, जिनके लिए कि हमको बहुत जाकर के हाथ जोड़ना ना पड़े प्रशासकों के सामने कि हमको ये चीज दिला दीजिए आप। तो एक तरीका ये हुआ कि जैसे हमने पहले अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके डाले हमने अपने चैनल पे, और ये यूट्यूब से तो सब आप सभी लोग परिचित हैं। और उसके बाद इसमें यूट्यूब में अच्छाई ये है, और तमाम प्रसारण के रास्ते हैं, जिसमें कि ये होता है कि बहुत लोअर बैंडविड्थ पर भी ये दिखा देता है हमारा लेक्चर एडजस्ट करके। क्योंकि यहाँ यूएसए में भी ये है कि कई लोग बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, वो अपनी चॉइस से, जहां पर कि फास्ट इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, बहुत तेज इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। उससे तेज इंटरनेट इलाहाबाद में हमारे पास था जब हम वहां से काम करते थे। तो इससे फिर लाभ ये होता है कि विद्यार्थी हमसे सवाल पूछने के लिए उसको अब बस सुन लिया पढ़ लिया तो या तो हमारे लेक्चर की लोकेशन बता देगा कि आपके लेक्चर में या इस टॉपिक पे जो आपने किया ये हमें इस जगह पे समझ में नहीं आया। फिर दूसरी चीज है कि अब हम गणित के संदर्भ में बात करेंगे। गणित एक विषय ऐसा है, इसको सीखना तो आसान है लेकिन इसको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर जब गणित के लिए इतने संसाधन हैं तो और विषयों के लिए तो होंगे ही। तो मैं ये कर ये रहा हूं कि मैं जरा एक दूसरे उसमें ये स्विच करूंगा। जरा सा मुझे 1 मिनट समय दीजिए, मैं दूसरा एक वो यहाँ पोर्टल लाना चाहता हूं कि मैं जरा स्विच कर लूं इसको कि तो आपका अब हमारा भी समय खत्म होने वाला ही है। अभी 20वें मिनट में मैं पहुंच गया हूं। तो ये मैं आप लोग ये गूगल स्क्रीन देख पा रहे हैं अपने उस पे कि नहीं, कि वो पावर पॉइंट ही देख रहे हैं? कोई बता देगा मुझे? ये मैं इस पे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। नो सर, नहीं देख पा रहे तो हाँ, स्क्रीन इज ब्लैंक। हाँ, मैं 1 मिनट दे दे, मैं जरा सा बस देख लें कि इसको मैं कैसे लाऊं। एक्चुअली चक्कर ये है ना कि मैं इसको यूज नहीं करता हूं मीट गूगल को ज्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, नहीं कर पा रहे, स्क्रीन ब्लैंक हो गई तो हो गई। ये इसमें हो जा रहा है हमारे साथ, खैर चिंता ना करें। तो इसमें ये है कि स्क्रीन, और मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूं ताकि, क्योंकि मैं 20 मिनट से ऊपर ऑलरेडी जा चुका हूं। तो अब सीधे बताएं इसको बिना स्क्रीन के। अब स्क्रीन नहीं काम की तो ये तो प्लान भी रहना चाहिए ना। तो जैसे माई ओपन मैथ मैंने लिखा है उसमें, तो माई ओपन मैथ ऐसा है कि अगर हम मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो हम उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें तमाम ऐसे ही कोर्सेज बिल्ट इन हैं, उस पर हम होमवर्क असाइन कर लेंगे। अब जैसे ऐसा हुआ कि हम क्लास के लिए मिलने जा रहे हैं। अब मिलने जा रहे हैं मान लीजिए जूम के थ्रू या गूगल टॉक। हमको ये मीट गूगल हमको सीखना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तो यूज करना शुरू किया। किसी भी माध्यम के थ्रू हम मिलने जा रहे हैं। तो उसमें हमने कहा है कि ये जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक है कि ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाना आप सीख लीजिए और उसमें फिर एक असेसमेंट दिया होगा। जैसे सिंघल साहब बता रहे थे कि असेसमेंट करना बहुत जरूरी कि व्यक्ति को वो चीज आती है कि नहीं आती है जिसके बारे में हम बोल गए। तो विद्यार्थी ने असेसमेंट किया और क्लास के पहले हमने देख लिया किसने किया किसने नहीं किया, और उसके हिसाब से फिर हमने सब कुछ टेलर किया। यानी सब बहुत डायनामिकली चल रहा है। तो संक्षेप में हम ये बता दें कि इस समय बहुत सस्ती ऑनलाइन टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। आप सभी जानते ही हैं भारत से कितने ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स लोग अपने क्रिएट किए हुए हैं जिनकी काफी व्यूअरशिप भी है। तो हम शिक्षकों के लिए बहुत आसान है अपना एक चैनल क्रिएट कर लेना। जो पढ़ाना है कुछ समय निकाल करके उसको रिकॉर्ड करके डाल दें, हम रिकॉर्ड करके डाल दें, और विद्यार्थी को जब मौका मिले तो इसमें यह है कि हमको पेड़ पे चढ़ के नहीं कुछ भी प्रसारण करना पड़ेगा। हमको जहां भी मिल गया, कैफे में भी जाके मिल गया, वहां से भी जाके हम अपलोड कर दे सकते हैं अपना लेक्चर। और विद्यार्थी भी जब उसको फुर्सत मिला तो उसने सुन लिया और अपना काम कर लिया। तो ये तरीका ये है कि इसमें
स्टूडेंट से कनेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। अब इसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं तो बोलना बंद करूंगा, क्योंकि एक और भी वक्ता हैं हमारे पास, और बस गनीमत ये है कि अभी 72 लोग थे, तो 74 लोग थे, अभी 72 ही बचे हैं, तो नेक्स्ट स्पीकर विल हैव सम ऑडियंस। तो मैं अब अपनी बात में यहाँ खत्म करूंगा। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, डॉक्टर उमेश सिंह को और आक्टा के सब लोगों को मुझे निमंत्रित करने के लिए। तो मेरा